एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के सिलेबस में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं उस पैटर्न पर चलते हुए बात करनी है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत गहराई तक हमें नहीं जाना है, लेकिन जहाँ तक कंसेप्ट बनता है उस गहराई तक की बातें भविष्य की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करनी भी है। क्या पता जैसा अब तक पेपर नहीं आया, इस बार थोड़ा ट्रेंड बदल जाए और उससे अलग तरीके का इस बार आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की तुलना में कुछ तो गहराई तक चलना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस एक ही पोर्शन पर सारा फोकस कर देंगे और बाकी पर ध्यान नहीं दें। सबसे पहले हमें इसके अर्थ एवं परिभाषा की बात करनी है। आपके सिलेबस में तो सीधा नाम दिया गया है, क्या इसका नेचर का दिया गया है, लेकिन हमें इसके साथ साथ में इसकी मीनिंग एंड इसका जो डेफिनेशन है उसकी भी बात करनी है। तो कृषि भूगोल में भी हम देखें या एग्रीकल्चर में देखें तो इसमें एग्रीकल्चर की ही पहले बात कर लेते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी शब्द है एग्रीकल्चर, और लैटिन के ये दो शब्दों से मिलकर बना है जो है एगर प्लस कल्चर, या हम जिसको कह सकते हैं एगर का मतलब मृदा या सोयल और कल्चर का मतलब है वैसे तो संस्कृति, लेकिन इस संदर्भ में बात करेंगे तो ये संस्कृति क्या है? फसल उगाना, पशुपालन करना है, जिसको सीधे तौर पर क्या कह दिया जाता है? खेती। तो मृदा की खेती कह सकते हो या मृदा की संस्कृति इसको कहा जा सकता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम इसकी परिभाषाओं की ओर चलें कि किस किस विद्वान ने इसको किस किस तरीके से परिभाषित किया है। तो परिभाषाओं में जिन विद्वानों के हमारे पास नाम आते हैं उनमें से 4-5 नाम थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक की पिछली बार पूछी भी गई है, तो हो सकता है कि उसमें जो आसपास के विकल्प हों उनके बारे में भी हमें पूछ लिया जाए। इस बारे में हमने जो परिभाषा देखी है वो जिसके बारे में पूछा गया है उसकी हम डिस्कस कर लें। साइमंस के अनुसार ये है एक तरीके की लैंड हस्बेंड्री है। ये मानव द्वारा कृषि, इसकी पशुपालन की तरह ही कृषि मानव द्वारा पशुपालन की तरह ही भूमि पालन है। काफी इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा है और ये सीधा सीधा ये बताता है कि जिस तरीके से पशुपालन एक प्रक्रिया है मानव की, उसी तरीके से मृदा पालन की प्रक्रिया है जिसमें फसल उगाना शामिल है। आया हम ऐसा कह सकते हैं, इट्स मैन्स हस्बेंड्री ऑफ लैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री।
तो ये सबसे पॉपुलर परिभाषा है, इसलिए इसके बारे में आपको पूछ लिया गया। बाकी परिभाषाएं इसके जितनी पॉपुलर तो नहीं है, तो एग्जामिनर ने टारगेट भी इसलिए इसी को ही बनाया। बाकी अन्य लोगों की यदि आपको पूछी जाए तो उनमें हमें 2-3 महत्वपूर्ण लोगों के नाम मिलते हैं, जिसमें एक नाम आता है वाटसन। वाटसन के अनुसार कृषि है मृदा संस्कृति है, या हम कह दें सॉइल कल्चर है। जिसमें पशुपालन व फसल उत्पादन, शामिल है। तो वाटसन ने इसको सॉइल कल्चर नाम दिया है। साइमंस ने इसको हस्बेंड्री ऑफ लैंड कहा है। तो आपको किसी भी परिभाषा में से ऐसे एक मूल शब्द को पकड़ना है, अंग्रेजी वर्जन चाहे आप उसमें देख लेना। साइमंस के लिए आपको पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल एक ही शब्द को पकड़ना होता है, क्या? हस्बेंड्री ऑफ लैंड किसने कहा? तो साइमंस ने कहा है। और सॉइल कल्चर इसको नाम किसने दिया है? तो वाटसन ने दिया। इसके अलावा कुछ और लोगों की आपके सामने इसमें परिभाषाएं आती हैं, जिनमें लॉन्गमैन है, तो कृषि की यदि हम बात करें तो उसके अनुसार कृषि बड़े पैमाने पर फसलों उत्पादन हेतु भूमि को जोतने की विज्ञान, या हम कहते हैं पद्धति या कला है। तो ये सॉइल को प्लो करने की एक तरीके की साइंस है, एक तरीके की प्रोसीजर है, या एक तरीके की आर्ट है, जिसमें एक निश्चित तरीके से फसल उत्पादन का कार्य किया जाता है। ऐसा मानता है क्या? लॉन्गमैन। मैकार्टी के अनुसार यदि हम बात करें तो मैकार्टी का कहना है कि कृषि स्वदेश्य फसल उत्पादन व पशुपालन है। उद्देश्य सहित कार्य है किसका? फसल उत्पादन करने का या पशुपालने का। तो ये ऑब्जेक्टिव लेकर ऐसा कोई काम किया गया है तो वो क्या है? एग्रीकल्चर है। ये मानना है किसका? मैकार्टी का मानना है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो इसकी एक परिभाषा दी है बर्नहार्ड ने। बर्नहार्ड के अनुसार कृषि भूगोल में हम क्या काम करेंगे? हम अलग अलग क्षेत्रों में जो फसल उत्पादन और पशुपालन के कार्य किए जा रहे हैं उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता जो पाई जाती है, जैसे यहाँ खेती अलग ढंग से कर रहे हैं, दूसरे किसी भाग में अलग ढंग से कर रहे हैं, तो इनमें जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसकी व्याख्या करता है, उसके कारणों का विश्लेषण करता है कि अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कृषि क्यों की जा रही है। ऐसा कहा है किसने? बर्नहार्ड ने।
तो बर्नहार्ड के अनुसार कृषि भूगोल में कृषि की, या हम कह दें फसल उत्पादन व पशुपालन के जो तरीके हैं, उसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं, उनके कारणों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा हम यदि रीड्स की बात करें तो उसने कहा है कि कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि में जो विविधताएं पाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनकी व्याख्या की जाती है कि अलग अलग एरिया में किस किस प्रकार की कृषि होती है, क्यों होती है। और इनके अलावा हम देखें तो जिमरमैन ने भी परिभाषा दी है। रीड्स के अनुसार यदि हम बात करें तो कृषि भूगोल में कृषि की क्षेत्रीय विविधताओं की व्याख्या व विश्लेषण किया जाता है। और इस संबंध में जिमरमैन का यह मानना है कि कृषि भूगोल के अंतर्गत फसल उत्पादन और पशुपालन से जुड़े हुए सभी कार्य आते हैं, जिसमें मत्स्य पालन भी हो, अन्य जीवों का पालन भी हो, जिसमें भूमि की जुताई, बुआई, ये सब करने से लेकर उसको फसल काटने तक की ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, इन सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए जिमरमैन ने एक लंबी परिभाषा दी है। इसके अनुसार कृषि भूगोल के अंतर्गत फसल उत्पादन व पशुपालन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं जिनमें भूमि जोतने, बुआई, उत्पादन, पशु, मत्स्य व अन्य जीवों का पालन आदि सभी सम्मिलित है। और ग्रिग की जो परिभाषा है, ग्रिग ने ऐसा बताया कि फसल उत्पादन हेतु भूमि के जोतने व बुआई करने की प्रक्रिया कृषि है। कृषि फसल उत्पादन हेतु भूमि के
जोतने व बुवाई की क्रिया है। तो ये कई लोगों ने कृषि भूगोल के संदर्भ में अपने शब्द प्रस्तुत किए हैं, कोट प्रस्तुत किए हैं। लगभग सभी से एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम एक तो फसल उत्पादन करते हैं और दूसरा पशुओं का पालन कर लेते हैं, और इसके लिए कई प्रक्रियाएं शामिल रहती हैं, जिनमें भूमि की खुदाई या उसकी जुताई, उसमें फसलों की बुआई, फिर उनसे फसलें प्राप्त करना और उसके साथ साथ में उन पर आश्रित पशु, उनको भी पालना। तो अलग अलग शब्दों के संदर्भ में आप विभिन्न विद्वानों की बात कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न आए उसमें भी ग्रीक, जिमरमैन, बर्नहार्ड और ये साइमंस, ये आपके ऑप्शन थे। तो ये कुछ 7-8 लोगों की हमने परिभाषाएं देखी हैं। इनमें से कुछ एक परिभाषाओं में आपको कुछ एक शब्द पकड़ने हैं। जैसे साइमन के अनुसार आपने क्या पकड़ा? हस्बेंड्री ऑफ लैंड। वाटसन के अनुसार आपको एक ही शब्द पढ़ना है। वाटसन के अनुसार ये सॉइल कल्चर है। यदि लॉन्गमैन के अनुसार हम बात करें तो उसने कहा कि ये बड़े पैमाने पर भूमि को जोतने की विज्ञान पद्धति या कला है। तो उसने भूमि जुताई के लिए इसको एक प्रकार की क्या बताया है? आर्ट बताया, साइंस बताया, प्रोसीजर बताया है। तो इसमें से ये शब्द हमें पकड़ना है। मैकार्टी का कहना है कि कृषि में जो भी कार्य किया जाता है, आप एम से मैकार्टी, एम से मीनिंगफुल कर सकते हो, कि आपका उद्देश्य इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि फसल उत्पादन करना है और पशुपालन करना है। तो आपको क्या प्राप्त करना है? आपको अनाज प्राप्त करने हैं, आपको पशुओं से कुछ आय प्राप्त करनी है। तो उद्देश्य सहित यदि ये काम किए जाते हैं तो वो कृषि है, ऐसा कहना है किसका? मैकार्टी का। तो इसमें उद्देश्य शब्द को हमें ध्यान में रखना है। बाकी फसल उत्पादन, पशुपालन, ये नाम तो सब में आएंगे ही। बर्नहार्ड का ऐसा कहना है कि क्षेत्रीय विभिन्नता के कारणों पर हमें जाना है। और रीड्स के अनुसार हम बात करें तो वो कहता है क्षेत्रीय विविधताएं क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या है, उनकी हमें व्याख्या करनी है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं रीड्स में डैश है इधर से, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। जिमरमैन की परिभाषा में सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी बहुत है। तो बातें उसने बहुत सिंपल तरीके से कही कि ये सारे काम होते हैं, ये जिमरमैन ने। और ग्रीक का ऐसा मानना है कि भूमि को जोतने और बुआई की क्रिया है, ये कृषि है। तो ये अलग अलग लोगों में से एक एक आपको शब्द पकड़ने होते हैं। हालांकि लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहेंगे, तो कुछ एक आपको ऐसे हैं कि टाइम पर रिवाइज भी करने होते हैं। 5-7 दिन तक तो याद रह जाते हैं, लेकिन आप 2-4-5-6 महीने बाद में संभालो तो इस तरीके की परिभाषाएं हमें दिमाग में नहीं मिलती। नाम जरूर मिल जाएंगे कि साइमंस पढ़ा है, या हमने बर्नहार्ड का नाम पढ़ा है, या इसका नाम पढ़ा है, ये मिल जाएंगे। एक्चुअल उसके वर्ड क्या थे, ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे समझ में आने लग जाते हैं। तो पहला जो आपका पोर्शन था इस टॉपिक का, वो तो था मीनिंग एंड डिफिनेशन। तो वैसे तो आपके सिलेबस में सीधा नेचर नाम दिया गया है, लेकिन नेचर में जो चीज़ें आएंगी वो डेफिनेशन से पहले ही निर्धारित हो रही हैं। तो नेचर की बातें हमने यही कर ली है कि इसकी प्रकृति क्या है इस भूगोल की। तो इसकी प्रकृति यहीं से स्पष्ट हो रही है ना, कि इसमें फसल उत्पादन, भूमि को जोतने, बुआई करने, पशुपालन, क्षेत्रीय विविधताओं, उनके कारणों, इन सब की व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। ऐसा करने वाला भूगोल है वो कृषि भूगोल है। तो इससे कृषि भूगोल की नेचर डिसाइड होती है कि ये कैसी प्रकृति का विज्ञान है। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें नोट करनी है। उसके बाद में हम इसकी नेचर किन विद्वानों ने किस तरीके की बताई है उन बिंदुओं पर जाएंगे। लिखिए कृषि भूगोल, पहला बिंदु डालिए अर्थ एवं परिभाषा। लिखिए पहला, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के जो दो शब्दों, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों एगर, जिसके ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, सॉयल, तथा कल्चर
जिसके ब्रैकेट में लिख लीजिए संस्कृति से मिलकर बना है। एगर का मतलब सॉयल या मृदा, और कल्चर का मतलब संस्कृति। अब अगला बिंदु लिखिए परिभाषाएं। लिखिए कृषि मानव द्वारा पशुपालन की तरह ही भूमि पालन है। हम जब हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो एक्चुअल वर्ड नहीं होते हैं। इंग्लिश में जो इसने लिखा है, इट इज मैन्स हस्बेंड्री ऑफ लैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पशुपालन की तरह है मानव द्वारा भूमि पालन की क्रिया ही कृषि कहलाती है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या जैसे हमने लिखा है कि कृषि पशुपालन की तरह ही मानव द्वारा भूमि पालन है। इट्स मैन हस्बेंड्री ऑफ लैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री। दूसरी परिभाषा लिखिए वाटसन के अनुसार कृषि मृदा संस्कृति है। कृषि मृदा संस्कृति है, या हम कह दें सॉइल कल्चर है। कृषि मृदा संस्कृति है जिसमें पशुपालन व फसल उत्पादन दोनों शामिल हैं। जिसमें पशुपालन व फसल उत्पादन दोनों शामिल है, ऐसा मानना है किसका? वाटसन का। वाटसन के बाद में अगली परिभाषा दी है वो है किसकी? लॉन्गमैन की। लिखिए लॉन्गमैन के अनुसार कृषि फसलों उत्पादन हेतु बड़े पैमाने पर भूमि को जोतने की विज्ञान पद्धति या कला है। भूमि को जोतने की विज्ञान पद्धति या कला है। अगली परिभाषा दी है किसने? मैकार्टी ने। मैकार्टी का कहना है कि ये उद्देश्य पूर्वक जो हम फसल उत्पादन और पशुपालन करते हैं वो कृषि है। लिखिए मैकार्टी के अनुसार कृषि सौदे से फसल उत्पादन
एवं पशुपालन है। उद्देश्य फसल उत्पादन एवं पशुपालन है। तो मैकार्टी का कहना है कि उद्देश्य के साथ में फसल और पशुपालन है। बर्नहार्ड का ऐसा मानना है कि फसल उत्पादन और पशुपालन में आपको क्या देखने को मिलती हैं? क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं का, ये हम कह दें प्रादेशिक विभिन्नताओं का कारकों या कारणों कि ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं कौन से कारकों से या कौन से कारणों से, उनका विश्लेषण हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो लिखिए, कृषि भूगोल में फसल उत्पादन व पशुपालन में क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा उनके लिए उत्तरदायी कारणों या कारकों का विश्लेषण किया जाता है। बर्नहार्ड के बाद में यदि हम रीड्स की बात करें तो इसने कहा है कृषि भूगोल में कृषि की जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनकी व्याख्या व उनका विश्लेषण किया जाता है। तो कृषि की क्षेत्रीय विविधता, या हम कह सकते हैं कृषि की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में आपको जो विविधता मिलती है उसकी व्याख्या, यानी हर जगह कृषि की जो विशेषताएं वो एक जैसी नहीं है। आप सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में देखेंगे तो कृषि की विशेषताएं अलग प्रकार की हैं, विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में अलग हैं, शुष्क में अलग हैं, आर्द्र में अलग हैं, शीत में अलग हैं, उष्ण में अलग हैं। तो ये जो विविधताएं हैं इन विशेषताओं में, उनकी व्याख्या और विश्लेषण करता है रीड्स का, तो यही कहना है। जबकि बर्नहार्ड कहता है कि उनके लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन भी इसमें शामिल है। रीड्स कारणों की बात नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा है विशेषताओं में जो विविधता पाई जा रही है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी उसकी व्याख्या की जाती है। जबकि बर्नहार्ड केवल अध्ययन या व्याख्या की बात नहीं कर रहा है, वो विविधताएं या विशेषताएं या अंतर क्यों है उसके कारणों की बात भी करता है बर्नहार्ड। ये केवल आपको उसकी विशेषताओं की व्याख्या या विश्लेषण किया जाता है। तो कृषि भूगोल में कृषि की विशेषताओं में क्षेत्रीय विविधताओं की व्याख्या, कृषि भूगोल में कृषि की विशेषताओं में क्षेत्रीय विविधताओं की व्याख्या व विश्लेषण किया जाता है। अगली बात हम जिमरमैन की करें तो जिमरमैन का कहना है कि कृषि भूगोल में कृषि से जुड़ी सभी मानवीय प्रक्रियाएं, जैसे भूमि जोतना, बुआई, उत्पादन करना, इसके साथ में हम कर सकते हैं सिंचाई करना, पशुपालन, ये जो जितने भी कार्य होते हैं कृषि से रिलेटेड, इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार? जिमरमैन के अनुसार। लिखिए, जिमरमैन के अनुसार
जिमरमैन के अनुसार कृषि के अंतर्गत भूमि से जुड़े सभी मानवीय कार्य, जैसे भूमि की जुताई, खेतों का निर्माण, फसल उगाना, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, व अन्य जीवों का पालन, आदि सभी सम्मिलित है। यदि हम ग्रीक के अनुसार बात करें तो वो ये कहता है कि मिट्टी को जोतने और बुआई की क्रिया है वही कृषि है, और ये कार्य हम करते किसके लिए हैं? फसल उत्पादन के लिए करते हैं। तो लिखिए, ग्रीक के अनुसार फसल उत्पादन हेतु मिट्टी की जुताई व बुआई का कार्य कृषि कहलाता है। अब ये हमने कुल मिलाकर कुछ लोगों की जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, क्योंकि देखिए यदि आपको एग्जामिनर इसके नेचर में से भी प्रश्न उठा के देगा तो डेफिनेशन का दे सकता है, यानी एक प्रश्न आने की यहाँ से संभावना बन रही है, पिछली बार आया भी है। तो इसके लिए हमने लगभग ये 7-8 लोगों की परिभाषाएं देखी हैं। साइमंस की पूछ ली गई है, लेकिन फिर से भी पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको एक ही वर्ड पर फोकस करना है, क्या है? हस्बेंड्री ऑफ लैंड। कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री है वैसे ही हस्बेंड्री ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चर। ये मानना है किसका? साइमंस का मानना है। वाटसन ने इसको कह दिया है क्या? सॉयल कल्चर कह दिया, या हम कह दें मृदा संस्कृति कह दिया। इसके बाद में वाटसन के बाद में लॉन्गमैन की बात करें तो भूमि को जोतने की उसने विज्ञान पद्धति या कला बताया है। तो लॉन्गमैन का अनुसार सीधा एक ही शब्द पर आपको फोकस करना है कि उसने विज्ञान, कला या पद्धति इसको बताया है। मैकार्टी के अनुसार हम बात करेंगे तो काम तो वही करना, फसल उत्पादन और पशुपालन, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, उद्देश्य सहित होना चाहिए। बर्नहार्ड की यदि हम बात करें तो बर्नहार्ड कारकों और कारणों पर जाता है। अब किसके कारक और कारण? कृषि में जो आपको क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलती हैं, अब इन दो ही चीजों पर आपको फोकस करना है। बर्नहार्ड और रीड्स की परिभाषाएं थोड़ी मिलती जुलती हैं। बर्नहार्ड कहता है कि जो भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, आपको जो भी रीजनल इसमें असमानताएं मिलती हैं, उनके कारण क्या हैं? कौन से कारकों से प्रभावित हैं? जलवायु के कारकों से प्रभावित हैं, मानवीय कारकों से प्रभावित हैं, या भूमि की आकारिकी से प्रभावित हैं? क्योंकि कृषि को ये चीजें प्रभावित करती हैं। एक तो जमीन कैसी है, उसमें ढाल कैसा है, उसमें मिट्टी के तत्व कैसे हैं, क्लाइमेट कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का मार्केट कैसा है, डिपेंडेंसी कैसी है, इन सब चीज़ों से कृषि प्रभावित होती है। तो ये कहता है कि जो अलग अलग विविधताएं मिलती हैं, हर जगह पर कृषि एक जैसी नहीं है, ये विभिन्नताएं मिलती हैं, इनके कारक या कारण क्या है, उन कारणों की बात करता है कौन? बर्नहार्ड। फैक्टर्स की बात करता है, कारणों की बात करता है। बर्नहार्ड की तरह ही रीड्स की है। तो ये केवल
जो भी डाइवर्सिटी है कृषि में, विशेषताओं में, उनकी केवल व्याख्या और विश्लेषण की बात करता। तो बर्नहार्ड और रीड्स की बातें थोड़ी मिलती जुलती हैं। जिमरमैन ने सभी कार्यों में एक एक का नाम लेकर कह दिया, तो इसकी परिभाषा काफी लंबी है। और ग्रीक ने सीधा कह दिया कि मिट्टी को जोतने और बोने की क्रिया ही कृषि है। तो ग्रीक से हमारे पास में दो शब्द आए हैं कि मिट्टी की जुताई और बुवाई। जिमरमैन की थोड़ी लंबी परिभाषा है। रीड्स ने क्षेत्रीय विविधताओं का विश्लेषण और व्याख्या की बात कही है। बर्नहार्ड ने क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारकों या कारणों की बात की है। मैकार्टी ने उद्देश्य सहित फसल उत्पादन और पशुपालन समझाया है। लॉन्गमैन ने इसको एक विज्ञान पद्धति या कला बताया है किसकी, भूमि को जोतने की। वॉटसन ने इसको सॉइल कल्चर कहा है और साइमंस ने इसको हस्बेंड्री ऑफ लैंड कहा है। तो ऐसे करते करते आप पूरी परिभाषा के बजाय उस व्यक्ति के द्वारा जो यूज की गई एक मेन टर्म है उस पर पहुंच जाते हैं, और आपको मेन टर्म उसकी याद रहनी चाहिए। तो पूरी परिभाषा नहीं रटनी है, आगे भी आप करें तो उसका एक शब्द पकड़ के ले जाएं और वो शब्द जैसे मैच हो जाए वो उसी व्यक्ति की परिभाषा है। तो ये आपके मीनिंग एंड डेफिनेशन की बातें हुई। अब यहां पर आपके सिलेबस में वैसे जो पहला नाम दिया गया है वो नेचर के नाम से दिया गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन बातों को भी हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो कृषि भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। कृषि भूगोल की प्रकृति कैसी है और विषय क्षेत्र क्या है, या हम कह दें इसकी नेचर एंड इसका स्कोप। इनको आपको देखना है। तो इसमें हमारे सामने कुछ एक महत्वपूर्ण टर्म आएंगी। पहली बात कि कृषि भूगोल है क्या। तो वास्तव में देखा जाए तो यह है आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। आर्थिक भूगोल की एक शाखा है, क्योंकि भूगोल के हमने पहले दो स्वरूप निश्चित किए, एक भौतिक पक्ष और एक मानवीय पक्ष। अब उसमें से मानवीय पक्ष पर जाएं तो उस मानव भूगोल के अंतर्गत हम कृषि भूगोल पढ़ते हैं। अब मानव भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल जो पढ़ा जाता है वो किस दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें हम अधिकांश ये देखते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट है, उसके रूप में हम पढ़ते हैं किसको, कृषि भूगोल को। लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं है। यानी आपको ये देखना है कि इसकी नेचर इकोनॉमिक टाइप की है भी या नहीं है। क्या ये एक प्रकार का सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल टाइप का है, या ये कोई सामान्य व्याख्या या वर्णन करने वाला है, या कोई अर्थशास्त्र की तरह व्याख्या करने वाला विषय है। इसको लेकर विद्वानों में कई तरीके के मतभेद आए कि इसकी नेचर कैसी है। इसकी नेचर इकोनॉमिक्स जैसी है, इसकी नेचर एग्रीकल्चर साइंस जैसी है, इसकी नेचर ज्योग्राफी जैसी है, इसकी नेचर सोशल ज्योग्राफी जैसी है, किस प्रकार की है। इसको लेकर कई लोगों में इसको लेकर ये विचारों में विभिन्नता आई है। फोचर की जहां तक हम बात करें वो ऐसा मानता है कि ये आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र शाखा है। आर्थिक भूगोल से यह एक स्वतंत्र शाखा है। यानी उसका मानना है कि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत नहीं है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी का एक भाग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है। क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप केवल फसल के उत्पादन, उसके विपणन, व्यापार, इनसे संबंधित आंकड़ों का मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं।
जबकि कृषि भूगोल में आप पढ़ने बैठोगे तो आप ये देखोगे ही नहीं कि कौन सी फसल का कौन से एरिया में कितना तो उत्पादन हुआ है, उसके विश्व व्यापार का प्रतिरूप क्या है, उसकी मात्रा में कैसे गिरावट हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये चीज़ें तो हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नहीं, हमने कल ही देखा है सिलेबस। हम तो इसमें ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है क्या, कृषि प्रदेश कौन से होते हैं, कैसे सीमांकन किया गया, कृषि में क्षेत्रीय विविधताएं क्यों मिलती हैं, किस किस तरीके से हम कृषि प्रदेशों का विभाजन करते हैं। उत्पादन के लिए हम बात करें तो उत्पादकता क्या है, उत्पादन कितना है इससे मतलब नहीं है, गेहूं कितना हुआ, मक्का कितनी हुई, कपास कितनी हुई, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में न पढ़कर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में तो हम ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, कहाँ ज़्यादा मिलती है, कहाँ कम मिलती है, क्लाइमेट प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करता है, क्रॉप की इंटेंसिटी क्या है, ह्यूमन फैक्टर इसको कैसे प्रभावित करता है, विरल जनसंख्या वाले भागों में फसल उत्पादन का प्रतिरूप क्या है, सघन वाले में प्रतिरूप क्या है, क्लाइमेट जहाँ पर एडवर्स कंडीशन है वहाँ पर हम पशुपालन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट तो इनकी बात करता है, ये तो ऐसी बात ही नहीं करता कि कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन बढ़ गया, कितनी गिरावट आई, आंकड़ों में क्या चेंज हुआ, व्यापार कितना किया गया, कौन से देशों में निर्यात किया गया, कौन से देशों में आयात किया गया। तो इस क्वांटिटिव अप्रोच को तो हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में देखते ही नहीं है, तो इसकी नेचर इकोनॉमिक्स टाइप की तो नहीं हो सकती। किसके अनुसार? फॉस्टर के अनुसार। अपने अनुसार तो हो भी सकती है, उसका ऐसा मानना, उसने तर्क दिए कि क्यों नहीं है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो उसने कहा है कि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं है, इसको अलग उसने एक शाखा माना है, क्या? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। क्योंकि हम इसके अंतर्गत मात्रात्मक विश्लेषण के बजाय गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, यानी विशेषताओं की बात करते हैं कि कृषि की विशेषताएं कैसी हैं, और कृषि की विशेषताएं जैसी भी हैं उनको कौन कौन से भौगोलिक कारण प्रभावित करते हैं। तो अर्थशास्त्र के बजाय इसका अध्ययन में या इसके विषय वस्तु की प्रकृति को यदि देखा जाए तो वो भूगोल से ही मिलती जुलती है। तो हम इसको इकोनॉमिक्स की तरफ ले जाने के बजाय इसको कृषि भूगोल की तरफ ले जाएंगे, एक अलग शाखा के रूप में विकास करेंगे। यहां तक उसने ये कहा कि इसका जो नेचर है वो एग्रीकल्चर साइंस से मिलता है, कृषि विज्ञान से मिलता है। कृषि विज्ञान में क्या करेंगे? कृषि विज्ञान में हम यही बातें करेंगे कि विभिन्न जगहों पर कृषि का प्रकार कैसा है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्लाइमेट का क्या प्रभाव है, ह्यूमन फैक्टर का क्या प्रभाव है, रसायनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का हम टेस्ट करते हैं। और फिर उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर बात करते हैं, भूमि की उत्पादकता कैसे बढ़े उस पर बात करते हैं, उन्नत बीजों पर बात करते हैं, नए अनुसंधान करते हैं, ये चीजें करते हैं। तो भूगोल में भी जो बातें की जाती है वो एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड ज्यादा है बजाय किसके? इकोनॉमिक्स से। तो उसने इसको कृषि विज्ञान के ज्यादा नजदीक माना है। और दूसरी हम आगे चलकर कहें तो अलग विद्वानों ने इसके बारे में और भी बातें कही है कि कृषि भूगोल, कृषि विज्ञान और भूगोल ये दोनों है, यानी एक प्रकार का एग्रीकल्चर साइंस भी है और एग्रीकल्चर ये ज्योग्राफी भी है। क्योंकि इसमें जो हम पढ़ते हैं वो मैटर तो है एग्रीकल्चर साइंस का, लेकिन उसको पढ़ने की हमारी जो प्रोसीजर है वो ज्योग्राफी वाली है। एग्रीकल्चर साइंस में जब हम बात करते हैं तो चीजें तो वही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस में आप रीजनल जो भी इसमें विविधताएं मिलती हैं उन पर नहीं जाते हैं। एग्रीकल्चर साइंस में आप ये देखते हैं कि ये फसल है, इसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसको कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, इसको पोटेशियम प्रभावित कर रहा है, इसको कैल्शियम प्रभावित कर रहा है, नाइट्रोजन का इसके ऊपर क्या प्रभाव है, कैसा बीज बनाया जाए ताकि इसमें ये कीड़ा नहीं लगे या इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। तो हमें भी फसल की बात तो वही करनी है,
कि यहाँ उत्पादकता कैसी है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन दूसरे जगहों से हमें इसको कंपेयर भी करना है। और ऐसे प्रादेशिक हम यदि कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो वो विषय भूगोल होता है, क्योंकि भूगोल विषय की प्रारंभिक जो नेचर रही है वो किस तरीके की रही है, ऐसी ही रही है, इसकी रीजनल अप्रोच ही रही है। क्योंकि आप भूगोल की परिभाषाओं में पढ़ते हैं ना, जैसा कि सेफर ने इस पर आपत्ति जताई थी कि ये भूगोल तो विज्ञान है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ये अध्ययन किया जाता है कि कहाँ क्या है और दो जगहों पर जो चीजें हैं उनमें डिफरेंस क्या है। केवल विविधताओं का इसमें विश्लेषण किया जाता है, इसलिए एक प्रकार का अनूठा और इडियोग्राफिक सब्जेक्ट है, ये साइंस नहीं है, ऐसा शेफर ने सवाल उठाया था। वास्तव में देखा जाए तो भूगोल की नेचर इस 20वीं शताब्दी में मात्रात्मक क्रांति के आने से पहले उसी तरीके की थी कि अलग अलग जगहों पर क्या है और उनमें अंतर क्या है वो हमें देखना है। तो हमारे इस सब्जेक्ट की जो अध्ययन का प्रोसीजर है वो यही है कि हमें इसका विश्लेषण करना होता है, अलग अलग जगहों पर कंपैरिजन करना होता है। लेकिन कंपैरिजन हम किसका कर रहे हैं, वो मटेरियल, वो टॉपिक, वो किसका है, एग्रीकल्चर साइंस का है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको एग्रीकल्चर साइंस और ज्योग्राफी इन दोनों की संज्ञा दी है। अब हमें इस डिस्कशन से ये भी पता चलता है कि प्रकृति क्या चीज होती है, नेचर क्या चीज होती है। हम ये डिफाइन करने में लगे हुए हैं कि ये सब्जेक्ट किस टाइप का है। आप बात करते हैं ना किस आदमी की नेचर कैसी है, तो कि वो ठंडे स्वभाव का है, वो गुस्से वाला है, या वो इस टाइप का है। तो हम ऐसे देखते हैं ना कि वो किस टाइप का आदमी है। तो ऐसे ही हमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की नेचर में ये देखना है कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी किस टाइप की है, अर्थशास्त्र के टाइप की है या विज्ञान के टाइप की है या क्षेत्र वर्णन के टाइप की है, किस प्रकार की है। तो वो डिसाइड करने में हम लगे हुए हैं। तो इससे हमें यह स्वरूप निश्चित हुआ कि नेचर में क्या चीज पढ़नी होती है। नेचर की चीजें हैं वो विषय वस्तु से डिसाइड होती है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, उसी से तो इसकी नेचर डिसाइड होगी। इस एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का स्कोप क्या है, उसी से इसकी नेचर डिसाइड होगी कि ये साइंस है या ये इकोनॉमिक्स है या ये और कोई सब्जेक्ट है। तो इस संबंध में कई विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। फोचर की भी हम बात करेंगे और ट्रिम्बा की भी बात करेंगे, वेवेल ने भी इसको अलग रूप दिया है। ऐसे कई विद्वानों की कुछ बातें इसमें हमारे सामने आएंगे। पहले हम इसकी जो एक कॉमन सी आपको प्रकृति देखने को मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। लिखिए, कृषि भूगोल की प्रकृति। पहला बिंदु लिखिए, कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें कृषि संबंधी कार्यों, जैसे फसल उत्पादन व पशुपालन, का भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए उनके स्थानिक संबंधों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी कृषि भूगोल में हम क्या काम करते हैं, इसमें
जो आपके दो मूलभूत कार्य हैं, कौन सा? एक तो फसल उत्पादन और दूसरा पशुपालन। फसल उत्पादन और पशुपालन, इन पर हम दो चीजों का प्रभाव देखेंगे, दो कारकों का। कौन से का? एक तो भौतिक कारक और दूसरे सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारकों का तो मतलब है क्या? धरातल कैसा है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, ये सब। सांस्कृतिक कारक का क्या मतलब है? लोग कितने हैं, यानी जनसंख्या का घनत्व कैसा है, फिर लोग किस प्रकृति के हैं, फिर लोग टेक्नोलॉजी का यूज लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये सब चीजें। अब इन दोनों चीजों से मिलकर एक तो आपका प्राकृतिक पक्ष हो गया, जिसमें आ गए क्या? जलवायु, मिट्टी का प्रकार, भूमि की आकारी की, ये सब चीजें। एक आ गया सांस्कृतिक या मानवीय पक्ष की, मनुष्य कैसे उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इन दोनों को मिलाकर जो सिनेरियो बनता है, जो भूदृश्य बनता है कृषि का, हमें उसका विश्लेषण करना है। और उसका विश्लेषण हमें करना है किस संदर्भ में? उनके स्थानिक संबंधों के, यानी इनमें किसी एक स्थान पर संबंध कैसे हैं, दूसरे स्थान पर इनके बीच के संबंध कैसे हैं, और इसी से अलग अलग एरिया में एग्रीकल्चर का जो सीन है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइप की एग्रीकल्चर इसीलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों कारकों को आप देखेंगे तो ये सब जगह एक समान नहीं है। न तो भौतिक कारक एक समान है, न सांस्कृतिक कारक एक समान है। हम भूगोल में करेंगे क्या? इन भौतिक और सांस्कृतिक कारकों के मिले जुले प्रभाव से जो कृषि का भूदृश्य बनेगा, उसका हम विश्लेषण करेंगे कि यहां इनके रिलेशन कैसे हैं और दूसरी जगह पर कैसे हैं। जैसे मानसून एशिया के सघन जनसंख्या वाले लोगों, वहां की क्लाइमेट, वहां की भूमि के प्रकार, फसल उत्पादन, पशुपालन, इनके बीच का जो कार्य है वो कैसा है। और उत्तरी अमेरिका के, कनाडा के जो वाणिज्यिक अनाज फार्म हैं, उनमें ये क्लाइमेटिक और जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, इनके बीच का ये रिलेशन वहां पर कैसा है, हम भूगोल में यह पढ़ेंगे। ये तो ये इसकी नेचर को डिसाइड कर रहा है, लेकिन इसके बारे में फिर विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, उसकी भी हमें बात करनी है कि फोचर वगैरह क्या मानते हैं। लिखिए, फोचर ने कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से, फोचर ने कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र शाखा माना है। फोचर ने कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र शाखा माना है क्योंकि आर्थिक भूगोल में कृषि फसलों के आंकड़ों का, कृषि फसलों के आंकड़ों पर आधारित, ऐसे कर लो, कृषि फसलों के आंकड़ों पर आधारित मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है, जबकि कृषि भूगोल में ग्रामीण भूदृश्यों के कारणों तथा परिणामों का गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है।
गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। तो इसका कहना है कि देखो दोनों अलग कैसे हैं। आर्थिक भूगोल में तो आप करते हो क्या, फसल उत्पादन के जो भी आंकड़े हैं उनका मात्रात्मक विश्लेषण करते हो, जबकि कृषि भूगोल में हम करेंगे किसी एरिया में जो भूदृश्य बना है कृषि का, कृषि हम ग्रामीण भूदृश्य की एक संरचना मानते हैं, तो ग्रामीण भूदृश्य के कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, इन चीज़ों का हम करेंगे कौन सा विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण करेंगे। ये इसकी ऐसी नेचर है। तो आपके लिए प्रश्न ये हो सकता है कि कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र शाखा किसने माना है, तो किसने, फोचर के विचार हैं। और फोचर इसे कृषि भूगोल ही नहीं, वो इसके स्थान पर कृषिक भूगोल टर्म यूज करना चाहता है। एग्रेरियन ज्योग्राफी टर्म का वो यूज करना चाहता है। तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह भी बनती है कि कृषि भूगोल के स्थान पर कृषिक भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो किसने किया है, फोचर ने किया है। एग्रेरियन ज्योग्राफी इसको किसने कहा है, तो लिखिए आगे, फोचर ने कृषि भूगोल के स्थान पर कृषि भूगोल के स्थान पर कृषिक भूगोल शब्द का कृषिक भूगोल शब्द का या हम कहते हैं एग्रेरियन ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग अधिक उचित माना है। कृषिक भूगोल शब्द का प्रयोग अधिक उचित माना है। यह तो बात हो गई किसकी, फोचर की। फोचर के अलावा हम देखें तो कृषि भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में बर्नहार्ड का यह मानना है कि कृषि भूगोल कृषि विज्ञान भी है और भूगोल भी है। तो बर्नहार्ड ने कृषि भूगोल को क्या माना है, कृषि विज्ञान और भूगोल दोनों माना है। आर्थिक भूगोल से ये भी इसको अलग शाखा मानता है। कृषि विज्ञान और भूगोल दोनों कैसे माना है, क्योंकि ये कहता है कि इसमें जो विषय वस्तु है या मटेरियल जो हम पढ़ते हैं वो तो किसका है, कृषि भूगोल का। और हमारी जो अध्ययन विधि है जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में कृषि में पाई जाने वाली विभिन्नताओं, विविधताओं या भौतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों के जो स्थानिक संबंध हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन विधि कृषि भूगोल की कैसी है, भूगोल जैसी है। तो कृषि भूगोल की प्रकृति में हमें यहां से दो चीजें मिली हैं कि ये एग्रीकल्चर साइंस भी है और ये ज्योग्राफी भी है, क्योंकि इसका मटेरियल है जो हम पढ़ेंगे वो तो कैसा है, कृषि विज्ञान का, और इसकी अध्ययन विधि है वो कैसी है, भूगोल की। लेकिन आगे चलकर उसने ये भी कहा है कि कृषि के जो स्थानिक संबंध हैं उनके कारणों, उनके कारकों का विश्लेषण करने में एग्रीकल्चर साइंस के बजाय ज्योग्राफी है वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। यानी इस चीज को ढंग से समझाने के लिए जो अध्ययन विधि काम आ सकती है वो किसकी आ सकती है, भूगोल की ही काम आ सकती है। तो इसने आर्थिक भूगोल से तो इसको
अलग किया है, कृषि भूगोल के इसको निकट माना है तथा कृषि भूगोल को समझाने में कृषि विज्ञान के बजाय उसने भूगोल को महत्व दिया है। तो आप इस पूरी बात को समझें, बर्नार्ड क्या कहना चाहता है। आर्थिक भूगोल से तो ये भी सेपरेट कर रहा है। अब बातें दो चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर साइंस और ज्योग्राफी, कि इनमें से क्या है। तो मटेरियल तो एग्रीकल्चर साइंस का है, लेकिन अध्ययन विधि क्या है, ज्योग्राफी की। लेकिन इस एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को एग्रीकल्चर साइंस इतना नहीं समझा सकता जितना इसको ज्योग्राफी समझा सकती है। इसलिए इसको कृषि विज्ञान के बजाय हम भूगोल के तरीके से ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो लिखिए, बर्नहार्ड ने कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों माना है। कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों माना है क्योंकि इसकी विषय वस्तु कृषि विज्ञान से मिलती है। इसकी विषय वस्तु कृषि विज्ञान से मिलती है तथा इसकी अध्ययन विधि भूगोल से मिलती है। इसकी अध्ययन विधि भूगोल से मिलती है। तथा इसने भी कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र माना है। आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र माना है क्योंकि प्रादेशिक भिन्नताओं के कारणों का विश्लेषण करने में अर्थशास्त्र के बजाय भूगोल ही सक्षम है। अर्थशास्त्र के बजाय भूगोल ही सक्षम है। तो अध्ययन विधि के आधार पर देखा जाए तो आर्थिक भूगोल के आधार पर हम कृषि भूगोल को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रादेशिक भिन्नताओं को हम देखेंगे तो उनका विश्लेषण कौन अच्छी तरीके से कर पाएगा, भूगोल कर पाएगा। तो अगर हम अर्थशास्त्र और एग्रीकल्चर साइंस इन दोनों में से डिसाइड करें कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी किसके निकट है, तो फिर हम कहेंगे कि अध्ययन विधि तो भूगोल की है, इसलिए भूगोल तो ये है ही है। अर्थशास्त्र और इस कृषि विज्ञान में यदि महत्व की बात की जाए तो विषय वस्तु के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह अर्थशास्त्र की तुलना में कृषि विज्ञान के ज्यादा निकट है। लिखिए, तथा विषय वस्तु के आधार पर कृषि भूगोल को अर्थशास्त्र के बजाय कृषि विज्ञान के अधिक निकट माना है। कृषि विज्ञान के अधिक निकट माना है।
बर्नहार्ड के अलावा यदि हम बात करें तो बर्नहार्ड ने वैसे इसका जो स्थान निश्चित किया है कृषि भूगोल का, वो तीन संदर्भ में भी किया है। एक तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि कृषि भूगोल में एक तो हम पढ़ेंगे क्या, कृषि का इतिहास। एक करेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से कि कृषि भूगोल में हम भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्णन और व्याख्या करेंगे। एक तो आपको हिस्ट्री देखनी है, एक भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर क्लाइमेट, भूमि के आकारिकी, इनके आधार पर व्याख्या करनी है। और तीसरा एक दृष्टिकोण उसने लिया व्यवस्थित दृष्टिकोण, जिसमें हमें कृषि में प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकों, विधियों और इसके व्यापार, इन सब को आगे चलकर उसने शामिल किया है। तो तीन दृष्टिकोण से उसने कृषि भूगोल की प्रकृति को डिसाइड किया। तो लिखिए, बर्नहार्ड ने कृषि भूगोल का स्थान निम्न प्रकार निर्धारित किया है। निम्न प्रकार निर्धारित किया है। पहला तो उसने माना है, एक तो कौन सा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से तो हमें देखना है क्या, कृषि का इतिहास। दूसरा, भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमें बात करें तो हम सकते हैं कृषि भूगोल। और यदि हम व्यवस्थित दृष्टिकोण से बात करें, सिस्टमेटिक अप्रोच से हम बात करें, तो हम इसमें शामिल करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि का अर्थशास्त्र। कृषि प्रौद्योगिकी में फसल, पशु और इनके उत्पादन की तकनीकें, ये सब शामिल होंगी। तो तीन तरीके से इसका स्थान निश्चित किया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें तो कृषि का इतिहास कब से शुरू हुई, आदि मानव से बाद से लेकर और अब तक क्या इसमें परिवर्तन आए हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो हमें इसमें कृषि भूगोल की तरीके से बात करनी है, जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं का हमें अध्ययन करना है भौगोलिक विधि से। और व्यवस्थित दृष्टिकोण से बात करें तो हमें इसमें प्रौद्योगिकी की बात करनी है कि फसल उत्पादन के लिए हम कौन कौन सी, या पशुपालन के लिए कौन कौन सी तकनीकों का सहारा इसमें ले रहे हैं। और कृषि का शास्त्र अर्थात इसका उत्पादन और इसका विभिन्न स्थानों तक स्थानांतरण या परिवहन या लोगों तक पहुंच, ये कैसे डिसाइड हो रही है। तो ये कुछ बातें उसने, बर्नहार्ड ने तीन दृष्टिकोण से इसका स्थान निश्चित किया है। लिख लीजिए तीनों। ऐतिहासिक दृष्टिकोण मतलब कृषि का इतिहास, भौगोलिक दृष्टिकोण अर्थात कृषि भूगोल, और व्यवस्थित दृष्टिकोण जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि का अर्थशास्त्र।
भूगोल की कृषि भूगोल की प्रकृति को निर्धारित करने में बर्नहार्ड के अलावा वेबेल की अगर हम बात करें तो वेबेल ने इसको एक सैद्धांतिक और उपयोगी विषय माना है। और इसने कृषि विज्ञान से भी अलग किया है। फॉचर और बर्नहार्ड की हम बात करें तो वो तो इसको अर्थशास्त्र से अलग कर रहे थे और इसको कृषि विज्ञान के निकट ले जा रहे थे, लेकिन वेबेल इसको कृषि विज्ञान से भी अलग करता है और ये कहता है कि इसमें हम केवल उन प्रादेशिक कारणों या प्रादेशिक विभिन्नताओं के कारणों का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। और इस आधार पर इसने जो भूगोल की प्रकृति है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सांख्यिकीय भूगोल, पारिस्थितिकीय भूगोल और आकारिकी भूगोल, मॉर्फोलॉजिकल ज्योग्राफी या फिजियोग्राफिक ज्योग्राफी। इसमें कृषि भूगोल को उसने बांटा है। तो वेबेल की हम बातें करें तो उसने इसको कृषि विज्ञान से भी अलग किया है। लिखिए, वेबेल ने कृषि भूगोल को सैद्धांतिक व उपयोगी बताते हुए इसे कृषि विज्ञान से अलग किया है। सैद्धांतिक व उपयोगी बताते हुए इसे कृषि विज्ञान से अलग किया है। तथा इसका लक्ष्य धरातल पर कृषि की विभिन्नताओं का विश्लेषण करना बताया है। धरातल पर कृषि की विभिन्नताओं का विश्लेषण करना बताया है। तो अगर विभिन्नताओं का विश्लेषण ही करना है, अलग अलग एरिया में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है उसी का एनालिसिस करना है, तो ये एग्रीकल्चर साइंस नहीं है, फिर ये केवल ज्योग्राफी ही है। तो पहले तो इसको इकोनॉमिक्स से सेपरेट कर रहे थे और कृषि विज्ञान के निकट ले जा रहे थे। अब ये कह रहा है कि विज्ञान की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो केवल हम अलग अलग एरिया में जो विभिन्नताएं हैं उनका विश्लेषण ही करेंगे। और इसने फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। लिखिए, तथा कृषि भूगोल को 3 शाखाओं में विभक्त किया है। सांख्यिकीय कृषि भूगोल, दूसरा पारिस्थितिकीय कृषि भूगोल, और तीसरा आकृतिक कृषि भूगोल। आकृतिक कृषि भूगोल।
वेबेल के अलावा यदि हम जॉर्ज की बात करें तो जॉर्ज ने इसकी प्रकृति निर्धारित करते हुए कृषि भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो हमें इसके भौतिक पक्ष की बात करनी है, दूसरी इसके मानवीय पक्ष की बात करनी है और तीसरे इसके ऐतिहासिक पक्ष की बात करनी है। ऐतिहासिक पक्ष में तो हम कृषि के इतिहास की बात करेंगे, मानवीय पक्ष में हम विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या, उसका घनत्व, उसकी क्रियाओं, इनकी बात करेंगे और भौतिक पक्ष में हम कृषि को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं उनके दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। तो जॉर्ज ने इसकी प्रकृति को निर्धारित करते हुए इसे 3 प्रकार के अध्ययन में बांटा है कि एक इसके केवल भौतिक कारकों का अध्ययन, एक मानवीय कारकों का अध्ययन और एक कृषि भूगोल के ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन। लिखिए, जॉर्ज ने कृषि भूगोल की प्रकृति को 3 पक्षों में विभक्त किया है। तीन पक्षों में विभक्त किया है। पहला लिखिए, भौतिक पर्यावरण एवं कृषि क्रिया। भौतिक पर्यावरण एवं कृषि क्रिया कि भौतिक पर्यावरण किस प्रकार का और उसके अनुरूप कृषि क्रियाएं किस प्रकार की हो रही हैं। दूसरा लिखिए, जनसंख्या घनत्व तथा कृषि भूमि उपयोग का संबंध। मानवीय में हम देखें तो जनसंख्या, घनत्व और भूमि उपयोग का, कृषि भूमि उपयोग का संबंध। और तीसरा पक्ष लिखिए, ऐतिहासिक पक्ष। अर्थात कृषि का इतिहास कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरे। और इसकी प्रकृति को निर्धारित करने में हम यदि ओट्रेम्बा की बात करें तो ओट्रेम्बा ने भौतिक पक्ष के बजाय मानवीय पक्ष को महत्व दिया है। इसने भौतिक के बजाय किसको, मानवीय पक्ष को महत्व दिया है। और कृषि भूगोल की 3 पक्षों का इसने निर्धारण किया है। एक ऐतिहासिक पक्ष, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कृषि को पढ़ा जाए, एक आर्थिक दृष्टिकोण से पढ़ा जाए और एक सामाजिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। तो इसमें भौतिक पक्ष को इसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। लिखिए, ओट्रेम्बा ने कृषि भूगोल की विषय वस्तु के अध्ययन में भौतिक पक्ष के बजाय मानवीय पक्ष को अधिक महत्व देते हुए 3 पक्षों के अध्ययन पर बल दिया है। 3 पक्षों के अध्ययन पर बल दिया है। पहला लिखिए, ऐतिहासिक पक्ष। दूसरा लिखिए, आर्थिक पक्ष।
और तीसरा लिखिए सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष। तो देखिए आर्थिक भूगोल कृषि भूगोल के अंतर्गत हमने सबसे पहले इसके डेफिनेशन एंड मीनिंग की बात की। तो डेफिनेशन में तो आपको ये सॉइल कल्चर के रूप में मिली, एगर प्लस कल्चर से बना हुआ है। परिभाषाओं में देखा जाए तो साइमंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। साइमंस जो कि आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में पूछा गया कि कृषि मानव द्वारा भूमि पालन की पशुपालन की तरह भूमि पालन की क्रिया है, हस्बेंड्री ऑफ लैंड। वाटसन ने इसको बताया क्या? सॉइल कल्चर बताया, मृदा की संस्कृति बताया। लॉन्गमैन ने इसको विज्ञान पद्धति या कला बताया। मैकार्टी ने इसको उद्देश्य सहित फसल उत्पादन और पशुपालन बताया। बर्नहार्ड ने क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारकों के विश्लेषण करने वाला बताया। रीड्स ने इसने क्षेत्रीय विविधताओं की व्याख्या और विश्लेषण वाला बताया। जिमरमैन ने इसके अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया है। ग्रीक की हम बात करें तो वो कहता है फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को जोतने और बोने की क्रिया है, वो कृषि है। ये तो बात हुई परिभाषाओं की, और उसके बाद में हम डिसाइड कर रहे थे इसकी प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र। प्रकृति में हम बात करें तो सामान्यतः हम भूगोल में जब इसको पढ़ते हैं तो ये आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें फसल, पशु और ये जो भी कार्य हैं इनके भौतिक और हम कहते हैं सांस्कृतिक स्थानिक संबंध है, उनका विश्लेषण इसमें किया जाता है। लेकिन फोचर ने प्रकृति कैसी बताई है? फोचर ने इसको आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र माना है, क्योंकि आर्थिक भूगोल का काम है उत्पादन के आंकड़ों का मात्रात्मक विश्लेषण करना, जबकि कृषि भूगोल में जो कृषि का भूदृश्य बना है, ग्रामीण भूदृश्य बना, उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, इनका गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। और फोचर ने कृषि भूगोल के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग अधिक उचित बताया है? कृषिक भूगोल, एग्रेरियन ज्योग्राफी शब्द इसने ज्यादा सूटेबल माना है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बजाय। फोचर के बाद में दूसरा व्यक्ति है कौन? बर्नहार्ड। बर्नहार्ड भी इसको आर्थिक भूगोल से अलग मानता है, और वो कहता है कि ये दो से मिलकर बना है, कृषि भूगोल, कृषि विज्ञान से और भूगोल से, क्योंकि इसकी विषय वस्तु है वो कैसी है? कृषि विज्ञान की, और अध्ययन विधि कैसी है? भूगोल की है। आर्थिक भूगोल से इसने इसलिए अलग इसको कर दिया है क्योंकि अर्थशास्त्र प्रादेशिक विभिन्नताओं की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। अर्थशास्त्र के बजाय प्रादेशिक विभिन्नताओं की व्याख्या भूगोल अच्छी तरीके से कर सकता है, इसलिए अर्थशास्त्र से अलग है। और अध्ययन विधि विषय वस्तु के आधार पर उसने इस कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान के माना है बजाय किसके? अर्थशास्त्र के। उसके बाद में बर्नहार्ड ने इसको 3 दृष्टिकोण से पढ़ना बताया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण जिसमें कृषि का इतिहास, भौगोलिक दृष्टिकोण जिसमें हम इस प्रादेशिक विभिन्नताओं की बात करेंगे, और व्यवस्थित दृष्टिकोण में फसल और पशु के उत्पादन की तकनीकों की बात करेंगे, और कृषि के अर्थशास्त्र की बात करेंगे। बर्नहार्ड के बाद में आपने बात की किसकी? वेबेल की। वेबेल ने इसको कृषि विज्ञान से ही अलग कर दिया। फोचर और बर्नहार्ड ने तो इसको अर्थशास्त्र से अलग किया था और कृषि विज्ञान के निकट मान लिया था, लेकिन वेबेल ने इसको कृषि विज्ञान से भी अलग किया है, क्योंकि यह कहता है कि इसका लक्ष्य धरातल पर कृषि की विभिन्नताओं का विश्लेषण करना मात्र है। कृषि विज्ञान तो खोज अनुसंधान करके और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों की, इनकी भी बात करती है, जबकि भूगोल में इस बात से मतलब ही नहीं है कि हमें ज़्यादा करना है कम करना है। भूगोल में तो इतना ही मतलब है कि कहाँ क्या है, इन सूचनाओं के बारे में जानकारी देनी है, इतना ही है। तो जैसी पहले इसकी प्रकृति रही थी उसके आधार पर, कि वर्तमान में तो हम देखें तो भूगोल में बहुत सारे ऐसे मानव कल्याण के पक्ष भी शामिल होने लगे हैं, तो उसके बाद से तो प्रकृति बदली है। लेकिन पहले जो प्रकृति उसके आधार पर वेबेल ने कहा कि इसकी प्रकृति केवल कृषि की जो विभिन्नताएं हैं उनका विश्लेषण मात्र है, और 3 पक्ष इसके बताए हैं: सांख्यिकीय कृषि भूगोल, पारिस्थितिकीय कृषि भूगोल और आकृतिक कृषि भूगोल। ये माना है किसने? वेबेल ने। जॉर्ज ने इसके 3 पक्ष बताए हैं: भौतिक पर्यावरण, उसके प्रभाव में कृषि क्रिया कैसी होती है। मानवीय पक्ष के संदर्भ में बात करें तो जनसंख्या घनत्व कैसा है, और भूमि उपयोग प्रारूप कैसा है, कृषि भूमि उपयोग कैसा है। और ऐतिहासिक पक्ष में यानी कृषि का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उस पक्ष को। और ट्रेम्बा ने इसमें भौतिक पक्ष को पूरी तरीके से नकारा और केवल
मानवीय पक्ष को महत्व दिया है और इसके 3 पक्ष बताए इसने, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक। ये कुल मिलाकर कृषि भूगोल की प्रकृति कैसी है इसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों से समझाने का प्रयास किया। तो किसी एक व्यक्ति के इस बारे में विचार क्या है उनको एक सार के रूप में ही आपको देखना। अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल बातें निकल कर आ रही हैं, हमने बातें की, तो कुछ कंसेप्चुअल है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्या होती है, एग्रीकल्चर साइंस क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होती हैं और हम इसमें पढ़ते क्या क्या है। लेकिन इसमें फैक्ट निकालना चाहें तो यहाँ से बातें कुछ इस तरीके से निकाल जा सकती हैं कि आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र किसने बताया, फिर इसमें कृषि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने ज़्यादा उचित बताया, तो किसने, फॉचर ने। बर्नहार्ड की बात करें तो उसने कृषि विज्ञान और भूगोल दोनों माना है, तो फैक्ट एक निकल के ये आ गया कि किसने कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान और भूगोल दोनों माना है। और फिर दृष्टिकोण की बात करें तो ऐतिहासिक, भौगोलिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण। हालांकि एग्जामिनर इन पक्षों पर तो इतना नहीं जा रहा है, लेकिन उसने 3 तरीके से इसका स्थान निश्चित किया है। वेबेल में से निकालना चाहें तो इसने इसको कृषि विज्ञान से अलग किया है और यहाँ से इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं कि वेबेल के अनुसार इसका लक्ष्य क्या है, या धरातल पर कृषि की विभिन्नताओं का विश्लेषण करना ही कृषि भूगोल का लक्ष्य किसने बताया है, तो वेबेल ने बताया। और इसने इसके 3 पक्ष डिसाइड किए हैं, सांख्यिकीय, पारिस्थितिकी और आकृतिक। जॉर्ज ने इसके भौतिक, मानवीय और ऐतिहासिक पक्षों की बात की है और ट्रेम्बा ने भौतिक पक्ष के स्थान पर केवल मानवीय पक्ष की बात करते हुए इसके ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष इनका विश्लेषण किया है। तो ये आर्थिक भूगोल, इसमें आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में जो हम पढ़ते हैं कृषि भूगोल, वो अर्थशास्त्र से अलग है या नहीं है, उसकी प्रकृति कैसी है, कृषि विज्ञान से उसकी मिलती जुलती है या नहीं है, या वो केवल भूगोल की ही विधियों पर आधारित है, इन सब को डिसाइड करने में कुछ विद्वानों के हमने तर्क सुने हैं और इनके आधार पर हो सकता है कि हमसे कोई न कोई एक प्रश्न किया जाए। तो हमने मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर की बात की है। इसमें विषय क्षेत्र, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध क्या है, स्टडी के अप्रोचेज क्या है और इसका डेवलपमेंट किस किस काल में कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या इसमें चरण आए, उनकी बातें हमें और करनी है, वो कल देखते हैं।